पिछले वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम के नियम के अनुसार अगर कोई दो बिंदु आवेश है, Q1 है, Q2 है, ये निर्वात या वाई में r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पर ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर इन्हीं आवेशों के बीच कोई दूसरा माध्यम आ जाए, जैसे मान लो कि जल आ जाए, कांच आ जाए, मोम आ जाए, कुछ और आ जाए, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F' मान लो, वो क्या हो जाएगा? F 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई r²। तो ये K क्या है? माध्यम का परावर्तनांक है। हमने बताया था कि वैसे तो आवेशों के बीच का जो माध्यम है अधिकतर सवालों में निर्वात या वायु ही लिया जाएगा। कभी कभी आपको आवेशों के बीच कोई दूसरा माध्यम दे दिया जाएगा, और जब भी दूसरा माध्यम दिया जाएगा तो उसके लिए जो K का मान होगा आपको दिया जाएगा। K मतलब परावर्तनांक आपको दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु है, तो बल F है। मतलब आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F है। और आवेशों के बीच का जब माध्यम क्या हो गया, कोई अन्य माध्यम हो गया, तो बल क्या हो गया? आवेशों के बीच लगने वाला F' हो गया। अगर दोनों में संबंध निकालना चाहते हैं तो F' में अगर F से क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/K। इसको हम लोग लिख सकते हैं F' बराबर F/K। मतलब बल कितना हो गया? 1/K हो गया। आवेशों को अगर निर्वात या वायु से उठा के उतने ही दूरी पे किसी दूसरे माध्यम में रखा गया तो बल कितना हो गया? 1/K हो गया। कितना हो गया? 1/। हम लोग को जानकारी है कि जो K का वैल्यू होता है किसी भी माध्यम के लिए निर्वात या वायु को छोड़ के 1 से बड़ा होता है। तो कन्फर्म है F' का जो मान होगा वो क्या होगा? F से कम होगा। F' का मान क्या होगा? F से कम होगा। तो अगर पूछा जाए कि दो आवेशों को निर्वात या वायु से उठा के उतने ही दूरी पे किसी दूसरे माध्यम में रखा जाए, जैसे पानी में रख दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और हो कितना जाएगा? 1/K हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/K हो जाएगा। जैसे दो आवेश अगर निर्वात या वायु में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है 100 न्यूटन है। इन आवेशों को एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक 5 है, उतने ही दूरी पर रखा गया, तो अब नया बल कितना हो जाएगा आवेशों के बीच? तो हम जानते हैं बल कितना हो जाएगा? 1/K हो जाएगा। तो F कितना है? 100 न्यूटन है। K कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। तो आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि ये दो आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q1 है और क्या है? Q2। इनके बीच का दूरी क्या मान लिया गया? R मान लिया गया। इनके बीच का माध्यम निर्वात या वायु मान लो, निर्वात मान लो, चाहे क्या मान लो, वायु मान लो। अब मान लो इसके बीच में T मोटाई का कोई अचालक पदार्थ जिसका परावर्तनांक है K है, जिसका परावर्तनांक क्या है? K है, रख दिया जाए। तो अब इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r-T+T√K का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस दूरी को कहते हैं आवेशों के बीच की प्रभावी दूरी। तो ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब आवेशों के बीच कोई अचालक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। कैसा भरा हो? आंशिक रूप से भरा हो। दो आवेशों के बीच कोई अचालक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, पूरा ना भरा हो। मतलब कुछ दूरी तक क्या हो? निर्वात हो, और कुछ दूरी तक क्या हो? कोई पदार्थ हो। तब जाकर के फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r-T+T√K का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखा जाए भाई कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल। तो कूलाम के नियम पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं भाई?
देखिए अगर पूछा जाए दो आवेश निर्वात में r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच लगने वाला न्यूनतम बल कितना होगा। न्यूनतम बल कितना होगा आवेश के बारे में कोई जानकारी आपको दिया ही नहीं, खाली निर्वात या वाय में रखे हुए हैं और आपको क्या दे दिया है, r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला न्यूनतम बल होगा वो क्या होगा, तो न्यूनतम बल वही। तो हम लोग दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल का फार्मूला जानते हैं, वो जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आवेश के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं है, आवेश के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे न्यूनतम आवेश, जब आवेश क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो बल भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हम लोग जानते हैं सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल e। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, सबसे न्यूनतम आवेश वही तो होता है। तो जब ये दोनों आवेश क्या होंगे, न्यूनतम होंगे, आवेश का जो मान है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो बल भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जो मिनिमम फोर्स आपका होगा, मिनिमम फोर्स वो तब होगा जब आवेश आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम आवेश क्या होता है, स्मॉल e r²। तो क्या आ गया, e²/4πε0 r। और देखो भाई जैसे मान लो कि ये दो आवेश है, Q1 है Q2 है, इनके बीच का दूरी क्या है, r है। इनके बीच जो लगने वाला बल है हमें दिया गया है, मान लो कितना दिया गया है, 50 न्यूटन दिया गया है। अब सवाल ये कह रहा है इसमें से एक आवेश को 2 गुना कर दिया गया और दूसरे वाले आवेश को 3 गुना। एक आवेश को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। जैसे मान लो Q1 को क्या कर दिया गया, 2Q1 कर दिया गया, और Q2 को क्या कर दिया गया, 3Q2। एक आवेश को 2 गुना कर दिया गया और दूसरे आवेश को 3 गुना कर दिया गया, और दूरी आधी कर दी गई। दूरी क्या कर दी गई, आधी कर दी गई। तो अब इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है कितना हो जाएगा। तो वही पहले बल कितना है, जब आवेश Q1 है Q2 है और दूरी r है हमने मान लिया, तो बल कितना है, 50 न्यूटन। तो बल 50 न्यूटन है, तो बल का फार्मूला क्या होता है, Q1, अरे भाई K को 1/4πε0 जब चाहो तब लिख सकते हो। तो Q1 Q2/r² बराबर क्या है, 50। ये हो गया पहला इक्वेशन। बाद में बल कितना हो जाएगा भाई, बाद में बल कितना हो जाएगा, F'। तो हो जाएगा Q1 कितना है, 2Q1, Q2 कितना है, 3Q2, और दूरी कितना हो गया, r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका देखो ये 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये r/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r²/4, और 4 आएगा ऊपर, तो 6 इंटू क्या हो गया, 4 हो गया, और बचा क्या, K बचा Q1 Q2/r²। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये Q1 Q2/r² का वैल्यू हम लोग निकालें, Q1 Q2/r², इक्वेशन 1 से देखो कितना है, 50। तो 24 गुणे कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 × 5 = 120, 1200 न्यूटन। तो मतलब इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि दो आवेश है, उनके बीच लगने वाला बल 50 न्यूटन है। उन आवेशों में से एक आवेश को 2 गुना कर दिया गया, दूसरे आवेश को 3 गुना कर दिया गया, और दूरी आधी कर दी गई। इतना उनके बीच अब बल कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल का फार्मूला लिखा, वहाँ से मुझे मिल गया Q1 Q2/r² का मान। और फिर मैंने क्या किया, दूसरे स्थिति में जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है उसका फार्मूला लिखा, और यहाँ से मैंने क्या किया, Q1 Q2/r² को अलग किया। तो हमारा जो Q1 Q2/r² है उसको अलग करने पर
आपका आया 6×4 × K⁴ R²। तो इसका वैल्यू मैंने रख दिया 50। तो आपका कुल मिला के आ गया 1200 न्यूटन। ठीक। और देखो भाई, और जो सवाल है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है, आवेशों के पुनर्वितरण पे सवाल पूछा जाता है। वैसे तो आवेशों का जो पुनर्वितरण है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे विद्युत धारिता में। यहाँ भी थोड़ा सा जो देखिए चर्चा करेंगे हम लोग। हमने पढ़ा था आवेशन की एक विधि चालन विधि, और उसमें ये पढ़ा था कि जैसे दो कोई चालक हो, जैसे मान लो कि इस पर आवेश है और इस पर आवेश नहीं है। अगर मैं इनको किसी तार की सहायता से कुछ देर के लिए जोड़ूं तो दूसरे पर भी आवेश आ जाएगा, और आवेश तब तक आएगा, मतलब पहले से दूसरे पर तब तक आवेश आएगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। विभव समान ना हो जाए, जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आवेशन की जो ये विधि है चालन विधि कहलाती है। और इसमें अगर हम लोग ये कहें कि दोनों जो गोले हैं एक जैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, दोनों जो गोले हैं एक जैसे हैं, बिल्कुल समान हैं। तो अगर दोनों गोले एक जैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश समान ना हो जाए, जब तक दोनों पर आवेश समान। लेकिन ऐसा तभी कह सकते हैं जब दोनों गोलों का जो साइज है बिल्कुल सेम हो, एकदम सेम हो। ठीक है, तब जाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों गोलों के बीच आवेश का जो स्थानांतरण है तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश समान ना हो जाए। लेकिन ये कथन तभी सही है जब दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, और नहीं तो आप हमेशा यही कहोगे दोनों गोलों के बीच आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। इस बात को हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे, खाली आप लोग को यहाँ पर यही जान लेना है कि मतलब कि अगर दो एक जैसे गोले होंगे, चालक गोले होंगे, दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो दोनों के बीच क्या होगा, आवेश का आना जाना होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। ठीक। हाँ, लेकिन दोनों गोलों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद देखो भाई इस पर सवाल कैसे बनेगा। जैसे मान लिया जाए ये दो बिंदु आवेश हैं। एक आवेश है मान लो 4 कूलम, और दूसरा आवेश मान लेते हैं 2 कूलम। ठीक। और दोनों गोले एकदम एक जैसे हैं, दोनों सूक्ष्म आकार के गोले हैं और दोनों का साइज बिल्कुल समान है। एक पर 4 कूलम आवेश है, एक पर 2 कूलम आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है मान लो कि 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। तो पूछा जाए कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, तो वो तो बहुत आसानी से आ जाएगा, Q1 Q2/r²। तो आपका क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 9×10⁹ और Q1 कितना है 4, Q2 कितना है 2, और दूरी कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बल का मात्रक न्यूटन, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो गया 8×10⁹ न्यूटन। फिर अगर आगे इसी सवाल में पूछा जाए हमने दोनों को कुछ देर के लिए संपर्क में ले आया, फिर उतने ही दूरी पर रख दिया। दोनों को कुछ देर के लिए संपर्क में लेके आया और फिर दोनों को उतनी ही दूरी पर रख दिया। तो अब इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, अब इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो भाई
जब हम दोनों को कुछ देर के लिए संपर्क में ले आएंगे, किसी तार से जोड़ेंगे, तो पहले जैसे मान लो ये 4 कूलाम है और ये 3 कूलाम है। जब दोनों को तार से जोड़ देंगे तो आवेश का आना जाना तब तक रहेगा जब तक दोनों का आवेश समान ना हो जाए। सॉरी, यहाँ पर कितना है, 2 कूलाम है। तो फाइनली जो दोनों गोलों पर आवेश होगा वो कितना कितना आवेश होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल आवेश निकालेंगे। मतलब कि दोनों आवेशों को जोड़ेंगे और दोनों का आधा आधा कर देंगे। दोनों का क्या करेंगे, आधा आधा, तभी तो बराबर होगा भाई। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 6 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 3 कूलाम। और इस पर भी कितना आ जाएगा, 3 कूलाम। और दूरी क्या है, वही 3 मीटर। तो अब क्या हो जाएगा बल, तो अब जो बल हो जाएगा के का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9। और Q1 क्या है, 3। Q2 क्या है, 3। और दूरी क्या है, 3 का स्क्वायर 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल होगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 9 × 10⁻9 न्यूटन यहाँ। ठीक, तो मतलब आवेशों के पुनर्वितरण पे आधारित इस टाइप के सवाल हमें आने चाहिए। फिर और देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे। जैसे ये मान लो कि 2 कूलाम आवेश है और ये मान लो 4 कूलाम आवेश है और इनके बीच का जो दूरी है वो दिया गया है मान लो 6 मीटर। इनके बीच में, ठीक बीच में एक तीसरा आवेश है 1 कूलाम। तो 1 कूलाम पर लगने वाला नेट बल निकालना है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1 कूलाम पर लगने वाला नेट बल। 1 कूलाम पर नेट बल, तो भाई 1 कूलाम पर कितना बल लगेगा, 2 बल लगेगा। 1 कूलाम पर कितने बल लगेंगे, 2 बल। एक तो 2 कूलाम जो लगाएगा, एक तो 4 कूलाम जो लगाएगा। तो 2 कूलाम, 1 कूलाम पर जो बल लगाएगा वो राइट लगाएगा कि लेफ्ट लगाएगा। तो भाई पहली बात तो दोनों आवेश कैसे हैं, सजाती हैं। तो 2 कूलाम 1 कूलाम को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जाहिर सी बात है किधर लगाएगा, राइट साइड में लगाएगा। तो मैंने वो बल कितना मान लिया, F1। ऐसे जो 4 कूलाम है और 1 कूलाम है दोनों सजाती आवेश हैं। तो 4 कूलाम भी 1 कूलाम को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में लगाएगा। तो मान लिया मैंने ये कितना बल लगाएगा, F2। तो F1 1 कूलाम और 2 कूलाम के बीच लगने वाला बल है। F1 किसके किसके बीच लगने वाला बल है, 1 कूलाम और 2 कूलाम। मतलब कि जो 2 कूलाम 1 कूलाम पर बल लगाएगा। और F2 क्या है, 4 कूलाम और 1 कूलाम आवेश के बीच लगने वाला बल है। मतलब कि जो 4 कूलाम 1 कूलाम पर बल लगाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 1 कूलाम पर 2 बल लगेगा, एक F1 एक F2। और दोनों बल क्या है, विपरीत दिशा में है। अब F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे और दोनों बल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 कूलाम पर लगने वाला नेट बल मिल जाएगा। तो F1, तो ये बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, K/Q1/Q2/R²। K/Q2/R²। तो F1 क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9। और Q1 कितना है भाई, 2। और Q2 कितना है, 1 कूलाम। दूरी कितना है, जब टोटल दूरी 6 है तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के कितना आ गया, 2 × 10⁻9 न्यूटन। ऐसे F2 कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9। F2 4 कूलाम और 1 कूलाम के बीच लगने वाला बल है। तो इसमें Q1 किसको मानोगे, चाहे 1 कूलाम को मान लो चाहे 4 कूलाम को मान लो। चलो 1 को मान लो F1 और Q2 किसको मान लो, 4 को। दूरी इसकी भी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया, 4 × 10⁻9 न्यूटन। तो नेट बल कितना आएगा, बताओ कौन ज़्यादा, F1 की F2। F2 ज़्यादा, तो F2 - F1। तो नेट बल कितना आ जाएगा,
बताओ 4 में से जो रद्द हो जाएगा तो 2 में 10 की घात 9 न्यूटन। और इसका जो दिशा आएगा, दिशा क्या आएगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, तो वही F2 ज़्यादा F2 की ओर आएगा, तो मतलब 2 कूलाम की ओर, तो 2 कूलाम की ओर। ठीक, ये हो गया सवाल आपका। और देखो भाई, अगर इस टाइप का सवाल दिखाई दे, जैसे मान लो ये दूरी कितनी है 1 मीटर, और ये दूरी भी कितनी है 1 मीटर। जैसे मान लो यहाँ पे कितना आवेशक क्यू है, यहाँ पे कितना आवेशक क्यू, और यहाँ पे कितना आवेशक क्यू है। ठीक, तो ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो पॉइंट बी पर जो आवेश क्यू है उस पर नेट बल निकालना है। तो फाइंड करना है नेट बल कहाँ पर, पॉइंट बी पर, बी पर नेट बल। भाई यहाँ पर किसका खेल है, वेक्टर का खेल है। वेक्टर की जानकारी अगर आपको है तो सारे सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। अब बताओ पॉइंट बी पर कितना फोर्स लगेगा, 2 फोर्स, एक तो पॉइंट ए के कारण, एक तो पॉइंट सी के कारण। अब पहली बात तो सारे के सारे चार्ज का जो साइन है एक ही है, इसीलिए ए और बी के बीच कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा, तो इसका मतलब कि देखो जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अलांग होगा, जो मिलाने वाली लाइन है उसी के अलांग होगा हमेशा, तो रिपल्सन होगा तो इधर होगा। ठीक, और ऐसे जो सी लगाएगा बी पर फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर लगाएगा, जो मिलाने वाली लाइन है ये। हाँ, लेकिन जो बल होगा वो क्या होगा, समान होगा। जो आपका ये ए के कारण बी पर लगने वाला बल है और सी के कारण बी पर लगने वाला बल है, दोनों बलों का जो परिमाण होगा क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि हम लोग बल का जो फार्मूला जानते हैं बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर देखा जाए ए बी और बी और सी दोनों आवेश का परिमाण समान है और दूरी भी क्या समान है, 1 मीटर 1 मीटर, तो बल का परिमाण क्या आएगा, समान आएगा, दिशा क्या है, अलग है। तो आपका जो F1 है F2 है क्या होगा, समान होगा। मतलब F1 जो आपका है और जो F2 है वो क्या होगा, समान होगा, और वो क्या होगा, F होगा मान लो। तो F क्या होगा, चाहे F1 निकालो चाहे F2 निकालो। तो चलो मान लो ये क्या है, F1 है और ये क्या है, F2। ये दूसरा ऊपर क्यों लगने वाला बल क्या है, F2 है। तो Q1 क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q है, और दूरी कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो ये आ गया F1 व F2 का मान, दोनों का मान यही है। अब यहाँ पर नेट बल निकालना है, तो दोनों आवेशों के बीच का एंगल कितना है, सॉरी आवेशों के बीच का कह रहा हूँ, बलों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो जब दो वेक्टर परिमाण में बराबर होते हैं और उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। जैसे आपको बताया गया होगा 11th में वेक्टर में, जैसे वेक्टर ए है वेक्टर बी है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का परिमाण क्या हो, बराबर हो, इनके बीच का एंगल क्या हो, 90 हो। तो इन दोनों के जो परिणामी का परिमाण होगा, मतलब आर वेक्टर का जो परिमाण होगा वो क्या आएगा, √2a या फिर √2b। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि F1 और F2 का जो परिमाण है समान है, F1 और F2 का परिमाण क्या है, समान है, और एंगल क्या है, 90 है। तो जो नेट बल आएगा, नेट बल वो क्या आएगा, √2F1 या √2F2, मतलब √2F आएगा। तो F का जो वैल्यू आया है वो हो जाएगा √2F, मतलब Q स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। और डायरेक्शन आपको बताना है तो F1 और F2 के बीच में, जैसे F1 का डायरेक्शन जो आपका है इधर है
और F2 का डायरेक्शन क्या इधर है, इन दोनों के बीच होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर। ठीक, तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। ठीक, और देखो भाई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक साइड ए है और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, क्यू 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 आवेश है। अब किसी एक कोने पर नेट बल आपको निकालना है, किसी एक कोने पर क्या करना है, नेट बल आपको निकालना है। चलो मान लो मैं इस कोने पर निकालता हूँ नेट बल, तो यहाँ पर इस कोने पर कितना बल लगेगा, दो बल, एक तो जो ये वाला क्यू लगाएगा, एक तो जो ये वाला क्यू लगाएगा। तो देखो ये जो क्यू है इस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये वाला क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला क्यू इसको इधर लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, डायरेक्ट लिखूँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के, Q1 क्या है, क्यू है, Q2 क्या है, क्यू है, और डिस्टेंस क्या है, ए का स्क्वायर। और ऐसे इस वाले आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल होगा इधर, वही मिलाने वाली जो लाइन है उसी के लाइन पे होगा फोर्स। तो ये भी कितना होगा, उतना ही होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो नेट फोर्स क्या होगा, √3F, √3F क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कैसे लिखा गया भाई, √3F। भाई 11th में आपको बताया गया है, दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो और इन दोनों वेक्टरों का परिमाण क्या हो, समान हो, जैसे ए बराबर क्या हो, बी हो, परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब इनका जो परिणामी होगा आर वेक्टर का परिमाण वो होगा √3A या √3A होगा, या तो √3A होगा या तो √3B होगा, √3B। ठीक, ये सब आपको याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका खेल है, वेक्टर का खेल है। बाकी तो कूलाम का नियम का एक ही फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मुझे Q1 पता होगा, Q2 पता होगा, R पता होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों आवेश के बीच बल मिल जाएगा। और दिशा आपको निकालना आना चाहिए, दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, मतलब कि हमेशा जो दिशा होता है वो आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसी के अलांग होता है। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो अगर आपको दिशा मालूम हो जाए, 2 बल लगाओ, 3 बल लगाओ, 4 बल लगाओ, इससे क्या मतलब है। ठीक है, आपको वेक्टर का नियम मालूम है तो आप लोग आराम से नेट बल निकाल सकते हैं। ठीक, और आगे देखो भाई, इस प्रकार का सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मान लो कि ये आपका एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसका साइड है ए और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, क्यू 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 क्यू। किसी एक कोने पर नेट आवेश, मतलब किसी एक कोने पर नेट बल पूछा गया तो कैसे निकालेंगे। तो पहले बताओ भाई, जैसे मैं इस पर निकालूंगा, इस पर, तो पहले बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, 3 फोर्स। इस क्यू के कारण इधर लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, तो Q1 क्या है, क्यू है, Q2 क्या है, क्यू है, और R क्या है, ए है। और इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा इधर होगा, वो होगा के Q1 क्या है, क्यू क्यू, मतलब Q1 क्यू, Q2 में क्यू, तो क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ये तीसरा आवेश जो बचा, इसके कारण जो लगने वाला इस पर बल होगा, तो पहले दोनों आवेशों को मिला लो, तो मिलाने वाली लाइन है तो इसी के होगा एलॉन्ग, इधर होगा। और ये बल कितना होगा, के Q1 कितना है, क्यू है, Q2 कितना है, क्यू है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, √2A, तो √2A का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो मुझे 3 फोर्स दिख रहा है, एक इधर और एक इधर। इन दोनों का फोर्स का जो परिमाण है समान है, इधर F, इधर भी F, और तीसरा फोर्स आपका इधर है। ठीक है, मान लो ये क्या है, F डैश है।
अच्छा देखो, ये जो यफ है और यफ है, ये 90 अंश पर है कि नहीं है, मतलब कि इनके बीच का एंगल 90 है कि नहीं है। परिमाण भी समान है और एंगल क्या है इनके बीच का 90 है, तो परिणामी क्या आएगा, √2f आएगा। क्या आएगा, इन दोनों का परिणामी क्या आएगा, √2f। अभी पिछले सवाल में भी हम लोग ऐसा इस्तेमाल किए थे, ऐसा नियम लगाए थे, जब दो वेक्टर होते हैं उनका परिमाण समान होता है, उनके बीच का एंगल 90 होता है, तो परिणामी क्या होता है, √2f होता है। मतलब कि तो दो बल है, दोनों का परिमाण समान है और उनके बीच का एंगल क्या है, 90 है, तो परिणामी क्या होगा, √2f होगा। हाँ, और जो ये √2f आएगा इस दिशा में आएगा, बीचों बीच एकदम आएगा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है तो इनका परिणामी बीचों बीच आएगा ना, मतलब एफ डैश की दिशा में आएगा। √2f का दिशा एफ डैश की दिशा में होगा, तो कुल मिलाकर के यफ का और यफ का परिणामी इसके दिशा में आएगा और परिणामी आएगा कितना, √2f आएगा। तो जो नेट बल होगा तीनों का मिला के, नेट बल होगा तीनों का मिला के, तो √2f भी इसी दिशा में है, √2f भी इसी दिशा में है और यह भी इसी दिशा में है, तो कुल मिलाकर के ये दोनों फोर्स आपका जुड़ जाएगा। तो नेट बल क्या आएगा, नेट बल आएगा एफ डैश प्लस √2f। तो ये एफ डैश कितना है भाई, कि q² / 2a² और प्लस √2f कितना है, kq² / a²। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आ जाएगा, एफ नेट इक्वल आ जाएगा kq² / a² कॉमन ले लिया जाए अगर यहाँ से, अगर kq² / a² कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ बचेगा √2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 प्लस √2। ये हो गया आंसर। ठीक, तो ऐसे एक आवेश हो, दो आवेश हो, तीन आवेश हो, तो ये सब सवाल हमें तभी आएंगे जब मुझे 11th में जो वेक्टर का नियम बताया गया था वो आपको आता रहेगा। ठीक, तो कूलाम के नियम पर आधारित ये कुछ सवाल थे और आगे भी हम लोग अभी कुछ सवाल और करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपको जो इसमें मिलेगा वो कूलाम के नियम पर ही मिलेगा। आगे विद्युत क्षेत्र पर भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, लेकिन वो सवाल आपका इसके जैसा ही होगा। एक बार जो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आगे इसका फ़ायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सारे सवाल इसी पर आधारित होंगे, थोड़ा सा हिंट करने पर सारे सवाल ऐसे ही होंगे और लग जाएंगे। तो एक बार हमको मेहनत करना पड़ेगा, इसमें अभी कई न्यूमेरिकल लगाने हैं, अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा। तो आज बस इतना ही।